हाँ भाई नमस्कार। भाषा शिक्षण की विधियां चल रही थी और प्रदर्शन विधि में 2-4 पद हैं वो लिखने थे आपके। हाँ भाई, प्रदर्शन विधि जहाँ छोड़ी थी वहाँ से आगे लिखिएगा प्रदर्शन विधि के पद, चरण या सोपान। आपसी चर्चा बंद कर लें। प्रदर्शन विधि के पद, नंबर 1 लिखिएगा योजना का निर्माण, योजना का निर्माण योजना का निर्माण। इसमें लिखना प्रदर्शन हेतु उपकरणों का संग्रह करना, उपकरणों का संग्रह करना। दूसरा लिखिए प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। तीसरा लिखिए प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग प्रदर्शन। चौथा लिखें तथ्यों की व्याख्या, तथ्यों की व्याख्या। अंतिम कथन लिखें पद मूल्यांकन, मूल्यांकन। अब यहां से सवाल क्या आ सकता है? एक ही आ सकता है। इनका क्रम पूछा गया है, बहुत बार आता है, जैसे आगमन निगमन का आता है वैसे ही इसका पूछा जा सकता है। सबसे पहले योजना का निर्माण होगा, किस वस्तु का ज्ञान दिया जाएगा, उसके संबंधित मॉडल, प्रतिमान या मूल वस्तु क्या लाने वाले हो क्लास में, उसका संग्रह होगा। फिर उसका प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मतलब आप प्रेजेंट करते हो। उसके बाद में जो वस्तु है वो प्रयोग उनके सामने रखा जाता है। फिर तथ्यों के माध्यम से उस वस्तु के बारे में आप जानकारी देते हो कि इसके अंदर ऐसा है वैसा। केवल वस्तु रख देना बालकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो उसको सिखाना पड़ता है। उसके बाद में हर विधि में मूल्यांकन आवश्यक होता है, ये याद रखिएगा। तो ये तो थी आपके सीधी सी बात, प्रयोग प्रदर्शन या प्रदर्शन की बातें। लिखो इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि, लाइन चेंज करके, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा शब्दों का, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रदर्शन संभव नहीं होता है, प्रदर्शन संभव नहीं होता है। हाँ भाई, अब सुने व्याख्यान विधि की बात। व्याख्यान विधि, हाँ भाई, बहुत छोटी सी विधि है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे और सीधा बिंदु के हिसाब से चलेंगे अपन। जो चीज़ें एग्जाम में आती है उसी की बात करेंगे, ना इसकी कथा ज़्यादा लिखनी है, ध्यान रखिएगा। व्याख्यान की बात करें तो इसके बारे में 2 बड़े प्रसिद्ध कथन चलते हैं, एग्जाम में पूछे हुए कथन है, लेकिन है दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी कथन। विरोधाभासी कैसे हैं? नंबर 1 बात,
इसे भाषा शिक्षण की सबसे मृत विधि कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाषा शिक्षण की सबसे मृत विधि कौन सी होती है, तो वो विधि होती है आपके व्याख्यान। जिस पद्धति से हम आपको पढ़ाते हैं वो विधि व्याख्यान विधि है। ये मृत क्यों है? क्योंकि आपके पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप केवल सुन रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है, क्लास में एक निष्क्रिय माहौल बनता है, एक नकारात्मक वातावरण आता है। आप खैर उस प्रयोजन से बैठे हो जहां पर हम लोग एक आजीविका की खोज में लगे हुए हैं, तो ये एक आवश्यक कक्षा है जहां से आपके जीवन का आगे का रास्ता तय होने वाला है। फिर भी तुम नहीं चाहते हुए भी तुम्हें नींद आ जाती है। ऐसा नहीं है जैसे सीधा अगर मैं बोल दूं कि तुम यहां नींद लेते हो, नींद नहीं लेते हो, इस बात को मैं भी मानता हूं। 15-20 हजार रुपए तुमने यहां पर कुर्सी पर बैठकर नींद लेने के नहीं दिए, ये तुम भी समझदार हो। 15-20 हजार में तो डंका पलंग और स्प्रिंग वाला गद्दा आता, आराम से कूद कूद के नींद लेते हो, उसके ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं थी। और कूलर और आ जाता छोटा मोटा, जिसके अंदर मुंह डाल के सो सकते थे। यहाँ ऐसे नहीं बैठते, लेकिन फिर भी नींद आ जाती। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये होता है कि व्याख्यान पद्धति में तुम निष्क्रिय हो, तुम सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये इसलिए मृत विधि मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सुनना बड़े तसल्ली से। विरोधाभास कैसे है? भाषा शिक्षण में, वर्तमान शिक्षा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली जो विधि है वो व्याख्यान विधि है। तुम स्कूल में जाके पढ़ाना, आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छे से। तुम जो 90% मैटर पढ़ाओगे उसमें आपको इस पद्धति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बोलोगे तो कौन सा प्रयोग किसका चलेगा, या जो है हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान का करेंगे। तो विरोधाभास इसलिए है कि ये मृत विधि है, लेकिन हमारे पास में इसके अलावा और रास्ता भी नहीं है पढ़ाने का, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली बात, व्याख्यान को अच्छा कैसे बनाया जाए। व्याख्यान अच्छा बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, और व्याख्यान के जितने अवगुण हैं वो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास में ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इस क्लास में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो वातावरण जहां पर मैं बंधा हुआ हूं, ये वातावरण है, वो सारे के सारे अवगुण हैं। सबसे पहली बात, व्याख्यान देते समय शिक्षक ध्यान रखे, एक स्थान पर खड़ा होकर व्याख्यान नहीं देगा। पहला दोष तो यही है। खड़ा होकर देने से क्या होता है? अब खड़ा होकर ऐसे नहीं बैठ कर दें। कक्षा में बैठना तो अमनोवैज्ञानिक है, कक्षा में कभी भी कुर्सी की अनिवार्यता कहीं नहीं है। अगर कभी स्कूल मैनेजमेंट का विषय पढ़ा, और इस बार तो पढ़ोगे तुम, लेकिन तुम्हारे सैद्धांतिक ज्यादा है, व्यवहारिक नहीं है। सैद्धांतिक मतलब तुम्हारे सीधे सीधे फैक्ट है सारे के सारे। योजना कौन सी है, ये क्या है, स्कूल में एसएमसी क्या है, मीटिंग कब होती है, सदस्य कितने होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन कुर्सी तो है ही नहीं इस कक्षा के अंदर। दो चीजों की अवहेलना होती है कक्षा में, एक तो कभी भी कुर्सी का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरी बात हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़कर कोई भी अध्यापक पुस्तक देखकर पढ़ाता वो अमनोवैज्ञानिक है। हाँ, लैंग्वेज का टीचर होता है वो हमेशा किताब देख के पढ़ा सकता है, उसको आजादी है, क्योंकि भाषा में शुद्धि रहती है। अब इतिहास के गुरुजी अगर हाथ में किताब लेके कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, तो गुरुजी फिर आप क्या फेंक रहे थे, पढ़ाई आपने की नहीं, अब किताबें देख के पढ़ा रहे हो आप हमें। गलत तरीका नहीं पढ़ाना चाहिए, ये अमनोवैज्ञानिक है। और कुर्सी तो चाहिए ही नहीं, कुर्सी चाहिए तो गुरुजी एक जगह बैठ के पढ़ाएंगे। एक जगह बैठ के पढ़ाने से क्या होता है, मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, ये भी तुम्हें नीरस वातावरण दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी नजरें एक जगह टिकी हुई है। और आदमी की नजरें जब एक जगह टिक जाती है तो धीरे 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 अपन फोटो को किसी को जूम करते हैं, कभी नहीं दिखते हैं तब कि ये देखो मैं खड़ा। जैसे याद करो आपके विदाई समारोह वाला जो फोटो, उसमें कहीं पीछे आप ऐसे मुंह निकाल के खड़े थे, क्योंकि पहले तो वहां थे, जो बचा हुआ खाना था वो खा रहे थे। ये यथार्थ सत्य है, पीछे जो खड़े रहते हैं उन बच्चों का हाथ उनके खराब ही थे, वो फोटो में आए नहीं, बाकी यूं करके मुंह निकाल लिया ऊपर से। फिर कह रहा ले पहचान मैं कहाँ हूं, ये तो तुझे पता है, बाकी तुझे ही नहीं पता तू कहाँ है। अपने बचपन की कभी फोटो देखना घर पे जाके, इस बार जाओ तब खींची हुई है, तो इतनी वियंगम है कि आपको लगता काश नहीं खींची होती। हाँ, तो अब उसको जूम करते हैं, अब उसको ऐसे कह रहे देख मैं ये हूं,
तो जूम करते हैं तब जब तक मुंह दिखता है तब तक तो मुंह का फॉन्ट पूरा फट जाता है, और फटने के बाद कुछ दिखता ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है। वही आपके साथ होता, आप एक जगह नजर टिका के रखो कुछ देर के लिए। हम लोग जब एक तीक्ष्ण दृष्टि से अनिमेष देखते हैं बिना पलक झपकाए, तो धीरे धीरे वो आदमी, वो वस्तु जूम होने लगती है, फिर तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति होने लग जाती है। मैं धुंधला धुंधला दिख रहा हूं आपको, बाद में थोड़ी देर आपको लगेगा जादू हो रहा है, आदमी गायब हो जाएगा। फिर यहां से दीवार, और दीवार से फिर तुम पार हो जाओगे। पार मतलब फिर तुम कल्पना की दुनिया में विचरण करोगे। 100% यही होता है, हर आदमी के साथ में होता है। कई बार हम लोग जब लिखाते हैं तो लिखाते लिखाते जैसे ऐसे बैठ जाते तो कई बार तथ्य भूल जाते। क्यों? क्योंकि कैमरा दिखेगा, कैमरे के बाद में आगे बच्चा, बच्चे के बाद में फिर दिखेगा शाम को करना क्या है, जाना कहाँ है, और फिर तथ्य कहाँ चल रहा, कोई मुद्दा नहीं है। तो एक जगह दृष्टि रखने से आदमी में नीरसता आती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसीलिए तो गुरुजी अपने को क्या कहते थे, सक्रियता का सिद्धांत जारी रखते थे। बोला बेटा जब भी किताब पढ़ो उंगली रखना ऐसे। और कई बार अपनी उंगली होते हुए भी अपने पूरा पेज धुंधला हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय उसकी तरफ देखते देखते कुछ सोचने लग जाते, और आदमी एक बार भटका वापस ट्रैक पर नहीं आता। ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल काम होता है। फिर या तो पड़ोसी बच्चे को पूछना पड़ता, ले बता सर कहां पढ़ा रहे हैं। पड़ोसी बताता, बाद में पहले कहता सर ये परेशान कर रहा मेरे को, रेवे को नहीं। तो अपने को तो कूट दिया, इससे बढ़िया गुरुजी से पूछ लेते सर कहां पढ़ा रहे हो, पीछे रह गया। ईमानदार तो कहलाते हैं। दूसरी बात, व्याख्यान देते समय हमेशा याद रखें उदाहरण बालक के जीवन से जोड़ के दीजिएगा। इससे क्या होता, बालक में नैसर्गिक तत्वों की अनुभूति होती है, उसको मजा आता पढ़ने में। जैसे मैंने आपको बताया था विशेषण वाला उदाहरण, भाई एक बालक को विशेषण समझाना कैसे समझाना है, जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हो या कोई पाठ पढ़ा रहे हो, और उदाहरण जीवन से जोड़ के तभी दे पाओगे। मित्रों जब ध्यान रखिएगा, आप घर से कौन सी योजना बना के ले जाओगे, पाठ योजना। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि हमें जो गुरुजी पढ़ाते थे उनके उदाहरण ऐसे जनरेट हो जाते थे, अपने भी हो जाएंगे, नहीं होंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत वर्षों तक पढ़ाया है, तब जाके अनुभव से वो चीजें आती है। ये अच्छे से याद रखना है। तो पाठ योजना बनानी है, नहीं तो यहां पर दो अवगुण आ जाएंगे। एक तो उदाहरणों की कमी की वजह से क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर किसी ने कक्षा में बच्चे ने तुमसे सवाल पूछ लिया, बोला सर ये दो उदाहरण तो ठीक है, समझ में नहीं आए, क्योंकि हम लोग तो मास्टर है, पूछेंगे, बच्चा आया समझ में, तुम्हें लगेगा वही आवाज आएगी हाँ सर, लेकिन हाथ खड़ा हो सकता है। वो सारे बच्चे अपने जैसे नहीं होते हैं। सर नहीं आया समझ में, तो सर और उदाहरण दो। अब सर तो किताब के भरोसे आए थे, दो ही उदाहरण जो किताब में लिखे हुए, अब सर उस पे पेन घुमा रहे, देखिएगा समझिएगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। सर ये तो हो गया, अब दूसरा क्या होगा वो बताओ आप। तो बस बच्चा पूछेगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो आस्थावादी दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा। तुम भी इस लेवल पे बैठो, किसी टीचर से सवाल पूछते हो, तो कई बार हम लोग समयगत अभाव में भी नहीं दे पाते। और मैं तो कभी कहता ही नहीं हूं कि कोई सर्व संपन्न है, सर्वगुण है, सारी चीजें याद है, ऐसा कभी नहीं होता। 100 में से एक चीज ऐसी होती है, किसी से दिमाग से स्लिप भी हो जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। कई बार आती हुई चीज गलत करके आ जाती, तुम भी करके आते हो एग्जाम हॉल में। लेकिन टीचर जब जवाब नहीं दे तुम्हें, लगातार तुम बार बार सवाल पूछो, बार बार टीचर अवॉइड करे, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये समय नहीं है इसके पास में, इसके इलाज हो ही रखा, इसको आ भी नहीं रहा है। हाँ, ये इसलिए नहीं बता रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने बच्चे को जैसे ही मना किया, बच्चा तुरंत पड़ोसी को बोलेगा, खत्म है, आ ही नहीं रहा इसको। वो दूसरे दिन मैं लिख के ले जाऊं, मेरे से मैं लिख के दूं, वो बच्चा तुमसे दूसरे दिन फिर सवाल पूछेगा। उसको पता है गुरुजी की आज और लंका लगानी है, वो आके कहेगा सर ये बताना। अगले दिन तुमने जवाब दे भी दिया तो फिर भी बच्चा तुमसे संतुष्ट नहीं होगा, वो पड़ोसी को एक ही बात कहेगा, ये रट के आया मेरे से डरते, बाकी इसको आता आज भी कुछ नहीं है। मतलब एक बार गए मतलब खत्म हो, ध्यान रखिएगा। तो पाठ योजना बना क्या होगे। तीसरी बात, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ जो मैं अभी लिखने वाला हूं बिंदु, एक व्याख्यान को सफल बनाने के लिए किस प्रकार के पाठ शामिल किए जाए तो व्याख्यान सफल हो जाता है। विकल्प था एकांकी, दूसरा था आपके नाटक, तीसरा उपन्यास निबंध, और चौथा था आपके आत्मकथा और जीवनी। देखो आत्मकथा जीवनी
निबंध, नाटक और एकांकी, किसको शामिल करो कि आपकी व्याख्यान पद्धति सफल हो जाए? नाटक, कौन कौन नाटक करता, हाथ खड़े करें, मानता है मतलब? डरे नहीं, पीछे देख के, ये पीछे वाले साथ नहीं चलेंगे। हाँ, ऐसे शमशान घाट पर लाश खड़ी होके देखने चालू हो जाए कौन कौन साथ में आ रहा है ऐसे। हाँ भाई, तो इसके अलावा कौन है? नाटक के अलावा और किस विकल्प के साथ जाओगे? एकांकी, जे बात, शाबाश। एकांकी पर हाथ खड़े करे कौन कौन है? बस एक। अब बचे दो, आत्मकथा और निबंध। निबंध के साथ कौन कौन है? 3.5 बच्चे हैं। अच्छा, एक उधर है 4.5। अरे एक आदमी ने हाथ नीचे कर लिया, ऐसे करके खुजली कर ली, फिर खत्म हो गया वो बीच में। हाँ, अब कौन है आत्मकथा के साथ? आत्मकथा और जीवनी के साथ, ये बड़ा तबका है, ये सही उत्तर है। सुनो, एकांकी नाटक कभी भी व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते तुम। कारण बताता हूं। नाटक शायद, अगर यहां कोई साहित्य का विद्यार्थी बैठा है तो उसके कभी हिंदी साहित्य में 11th या 12th में कोई नाटक रहा हो तो आप अच्छे से याद करो, नाटक हमेशा ही पात्रानुसार पढ़ाया जाता है। पात्रानुसार मतलब उसमें आने वाले अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं अपनी कक्षा में से। दीपदान एकांकी याद करो, उसमें किसी को पन्ना दाय बनाया गया था, किसी को चंदन सिंह बनाया गया था, किसी को उदय सिंह, किसी को सोना जो रावण की लड़की थी वो बनाया गया था। तो कभी भी एकांकी नाटक व्याख्यान में आता ही नहीं है, वो पात्रानुसार ही पढ़ाए जाते हैं। अध्यापक केवल समझाता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। निबंध सबसे नीरस रचना है, निबंध से कलिष्ठ कोई पाठ ही नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। कारण निबंध की एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ संबंध ही नहीं होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण देना भी बहुत कठिन होता है। ऐसे निबंध की कलिष्ठता क्या होती है, कभी समय मिले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कुटज, जो 12th में साहित्य में आता है, वो पढ़ा भी आप लोगों ने, और उसको पढ़ना कभी बैठ करके पूरा एक बार में पढ़ लो तो आ जाना मेरे पास में। 1 सिटिंग में पढ़ ही नहीं सकते, और निबंध भी ज्यादा कुछ नहीं है, 4-5 पेज का ही है, उसको कहते हैं कलिष्ठता। आत्मकथा और जीवनी में क्या होता है, रचनात्मकता बनी रहती है। और भारतीय लोगों का तो आनंद ही दूसरों के जीवन में झांकने में है। तो आत्मकथा तो मैं मेरी खुद लिख रहा हूं, वो पढ़ रहे हो, और जीवनी मैं किसी और के बारे में पंचायती करता हूं, किताबों में लिखता हूं, वो जीवनी है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरों की पढ़ेंगे तो आनंद ही आएगा। अब और क्या हुआ होगा, जैसे मान लो आप माई चाइल्डहुड नाम से पहले कलाम सर का एक पाठ चलता था इंग्लिश के अंदर, हमारे 6th क्लास में हुआ करता था, क्योंकि हमारी किताब 6ठी में आई थी इंग्लिश की, उसमें हमारे पाठ था माई चाइल्डहुड। बाद में उसको रैपिड रीडर 9th क्लास में डाला गया था। उसको पढ़ने में कितना मजा आया था, जबकि वो इंग्लिश का पाठ था, लेकिन अपने रोचकता बनी रही। अब उन्होंने पढ़ाई की कि नहीं की, इसके बाद में जब उनका 2 सेवाओं में चयन हुआ तब कहाँ गए, अखबार डालते थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इससे क्या होता, रुचि बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज इस विधि को सफल बनाने के लिए आत्मकथा व जीवनी जैसी रचनाओं को शामिल करना चाहिए। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर कहानी नहीं हो सकती क्या? कहानी छोटे स्तर पर पढ़ाने की बातें होती है, बड़े स्तर पर कहानियां वानियां नहीं आती, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़े स्तर पर इन्हीं के साथ बात करनी है। तो आत्मकथा और जीवनी। फिर भी अगर ये विधि सफल नहीं होती है तो 3 पद्धतियां काम में ले सकते हो, वो सुनना ध्यान से। व्यास, समीक्षा, तुलना। व्यास, समीक्षा, तुलना, ये हालांकि ऊपर बताई उसमें से ही सारी चीजें, लेकिन सैद्धांतिक लिखा जाता है। व्यास का मतलब क्या होता है वैसे शाब्दिक अर्थ? व्यास किसे कहते हैं? गणित वालों, तुम तो उत्तर देना ही नहीं है, तुम्हारा व्यास गलत है। हाँ, जिसको व्यास का अर्थ आता एक विश्वास के साथ कि मैं बता सकता हूं, तुक्का नहीं, वो हाथ खड़ा करें। हाँ सर, आप इशारों में बता दो व्यास क्या है। अच्छा, बड़ा करना। आप गणित के हो क्या? अच्छा, समास का विलोम शब्द, वो गणित वालों को इसीलिए मना किया कि तुम तो बोलना ही मत। हाँ, ये आवाज आई कहां से? कथावाचक को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो फिलहाल व्यास की भूमिका में मैं खड़ा हूं, यहां बोलने वाला व्यास कहलाता है।
तो सबसे पहली सफलता निर्भर करती है किस पर? व्यास पर। व्यास का मतलब है आपका प्रस्तुतिकरण सुंदर होना चाहिए, बोलने वाला जो आपको प्रेजेंट करता है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन की महत्ता क्या होती है, वो विवेकानंद ने आज से कितने साल, 1893 के 7 साल वो हो गए और 100-125 साल ये हो गए, शिकागो धर्म सम्मेलन में बताया था कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है। जब धर्म सम्मेलन चल रहा था, प्रस्तुतिकरण में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है व्यक्ति का जो खड़ा होता है उसका दृष्टिकोण, दूसरी होती है उसकी वाणी की तारतम्यता। कई बार हमारा क्या होता है, एक चीज को लेकर के दृष्टिकोण अलग अलग होता है। शायद आपको ये जानकारी होगी, जीके के गुरुजी आपको पढ़ाते होंगे। जब वो धर्म सम्मेलन चल रहा था तो उसमें जो गीता थी, जो हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तक, वो वहां पर सब अपने अपने धर्म की किताबें लेके गए थे। विवेकानंद जी गीता को लेके गए थे। गीता सबसे नीचे रखी हुई थी पुस्तक, और नीचे का मतलब यह था कि जिन जिन की पुस्तकें ऊपर थी उन्होंने दुनिया, जो यूरोपियन कंट्रीज थी या जो भी अमेरिकी देश थे, उनका यह था कि जो सबसे ऊपर किताब है वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है, गीता सबसे नीचे थी। तो हमने ये तो सुना है कि भाई दूसरे दिन उनका नंबर आया था, लगभग भीड़ जा चुकी थी, ये वो सारी बातें। लेकिन विवेकानंद जी का एक कथन जिसने दृष्टिकोण और बोलने की क्षमता दोनों दर्शाया था, उन्होंने कहा कि हिंदू जो धर्म है, मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वैसे कोई अन्य धर्म से है तो उसको ऐसे अन्यार्थ ना ले, मैं पहले ही बता देता हूं, मैं केवल उनकी उक्ति को बता रहा हूं। क्योंकि भारत में धर्म पर बोलना इससे अच्छा है कि आदमी फांसी लगा ले या कोई डंका जहर खा ले, वो ठीक रहता है ताकि दैण नहीं हो। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म जो है वो विश्व का सबसे समर्थ धर्म है और सबसे शक्तिशाली धर्म है, और यहां पर शक्ति का मतलब मानव सेवा से, तानाशाही से नहीं है। और ये गीता जो धार्मिक ग्रंथ रखा हिंदू धर्म का, इसके जितना सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि इस गीता ने दुनिया के सभी धर्मों को अपने ऊपर उठा रखा। बाकी किसी धर्म की इतनी औकात नहीं है कि दुनिया के समूचे धर्मों को उठाकर एक साथ चल सके। यह उनका दृष्टिकोण था विवेकानंद का। तो यह प्रस्तुतिकरण और दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। अपन तो पहले ही रोने लग जाए, हमारी गीता तो नीचे रख दी, अपनी कॉपी नीचे रह जाती, उसको चलते चलते अपन बीच में से डाल के ऊपर रखते थे, पहले चेक करवानी है। तो नीचे कॉपी रहती है, समस्यात्मक चीज नहीं होनी चाहिए, मस्त रहा करें। दूसरा होता है समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है कि केवल पढ़ाए 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 नहीं, बच्चों को समझाएं। ये मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अनुभूत करता हूं, यहां से खड़ा हल्का पतला मैं भी भोपा हूं, ध्यान रखना है। कई बच्चों को लगता है लिखा कम रहा है, 4 दिन हो गए हैं, तुम मस्त रहो। जिस दिन समाप्त होना है उस दिन दुनिया से भी तय है, और मेरा जिस दिन सिलेबस होना उस दिन तय, तुम्हारा समय बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर मैं लिखाऊं, ये बोझिल किसको लग रहा है? जो बच्चा पहले विधियां पढ़ चुका, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है या फटाफट एक बार लिखा दे तो काम हो जाए। लेकिन वो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे जो पहली बार यहां क्लास में बैठे हैं। तो मैं मध्य मार्ग अपना के चल रहा हूं, तो बिल्कुल मन पे नहीं लेना है कि कम लिखा रहा है, क्योंकि मन पे लेने से कुछ होना जाना नहीं है। आराम से पढ़ो मस्त अच्छे से। तो समीक्षा का मतलब है पढ़ाते समय जहां आवश्यकता होती है वो उदाहरण दे, उसी प्रकार समझाएं। तुलना मैं पहले ही बता चुका हूं। हमेशा कोशिश करें उदाहरण ऐसा दे जो बालक के परिवेश से जुड़ा हो, ताकि जल्दी याद होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया से हेडिंग डालो व्याख्यान विधि और छापना शुरू करो। हेडिंग डालो व्याख्यान विधि, पहला कथन लिखो। लिखिएगा, भाषा शिक्षण की मृत विधि मानी जाती है। भाषा शिक्षण की मृत विधि मानी जाती है। मृत विधि मानी जाती है। लाइन चेंज करके लिखो। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है, सर्वाधिक
प्रयुक्त होने वाली विधि है। लाइन चेंज करके लिखिएगा। व्याख्यान विधि के अंतर्गत एक शिक्षक किसी बिंदु विशेष पर आदर्श वाचन का प्रयोग करते हुए अपने विचार व्यक्त करता है। लाइन चेंज करके लिखे। एक व्याख्यान को सुगम बनाने हेतु अध्यापक को एक स्थान पर खड़े रहकर व्याख्यान नहीं देना चाहिए। खड़े रहकर व्याख्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी पाठ को समझाते समय बालकों के परिवेश से जुड़े उदाहरण देने चाहिए। लाइन चेंज करके लिखे। बालकों को पाठ में सक्रिय रखने हेतु बोध प्रश्न पूछे जाने चाहिए। लाइन चेंज करके लिखे। एक व्याख्यान को सफल बनाने हेतु व्यास समीक्षा और तुलना पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। लाइन चेंज करके लिखे। व्याख्यान की सुगमता हेतु आत्मकथा जीवनी जैसे पाठों को
शामिल करना चाहिए। जैसे पाठों को शामिल करना चाहिए, लाइन चेंज करके लिखे। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। अब देखो एक छोटी सी विधि लेते हैं। समवाय विधि, इसे सहयोग विधि भी कहते हैं। वैसे हर्बर्ट प्रवर्तक था इसका। समवाय का अर्थ होता है साथ साथ। अब सुनो है क्या। समवाय पद्धति हर्बर्ट ने दी थी। समवाय का सिद्धांत महात्मा गांधी का है। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, अगर याद आए तो आप जरूर दोहरा के बताइएगा, बाकी मैं तो लिखाऊंगा ही आपको। समवाय पद्धति आपको दो प्रकार की बातें बता के चलेगी। समवाय विधि यह कहती है कि एक पाठ को पढ़ाते समय आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य पाठ के साथ जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बात नंबर एक। दूसरी बात समवाय कहती है कि एक प्रकरण पढ़ाते समय दूसरे प्रकरण से तुम जोड़ सकते हो और बालकों को ज्ञान दे सकते हो। उदाहरण बताता हूं, कथनों से समझ में नहीं आएगा। एक आप पाठ पढ़ा रहे हो हिंदी गद्य का, हिंदी गद्य का कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो, वो नमक का दारोगा, वो ईदगाह है या कुछ भी कोई पाठ है, उस पाठ को पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग साथ में बालकों को व्याकरण की शिक्षा दे देते हो। भाषा संसर्ग विधि पढ़ी थी। भाषा संसर्ग विधि एक प्रकार की समवाय विधि है, ये ध्यान रखेगा। तो उसमें अगर साथ साथ तुम लोग व्याकरण सिखा देते हो तो वो अपने आप में समवाय कहलाता। समवाय क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने उस गद्य के भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण का पाठ सिखा दिया, इसलिए समवाय कहलाता है। दूसरा समवाय किस प्रकार से होता है कि आप काव्य में मान लो कबीर के दोहे पढ़ा रहे हो, कबीर के दोहे पढ़ा रहे हो और कबीरदास जी के नैतिकता से जुड़े दोहे पढ़ा रहे हो। जैसे कबीर ने कहा कि निंदक नियरे राखिए निकट कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए, ये बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो अब नीति के दोहे पढ़ाते पढ़ाते आपने रहीमदास जी के साथ जोड़ दिया इनको, तो ये दो आपस में कम्युनिकेशन साथ में जोड़ के पढ़ा रहे हो। हालांकि ये बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये समवाय होता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप एक गद्य में हल्दी घाटी नाम का कोई पाठ पढ़ा रहे हो, या हिंदी में एक पाठ आता महाराणा प्रताप, 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में आता है। अब महाराणा प्रताप पाठ पढ़ा रहे हो, उस पाठ में केवल इतना लिखा हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का आधारभूत परिचय और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और सामान्य जानकारी। लेकिन चूंकि तुम लोगों के रीट में इस बार इतिहास अच्छा खासा जोड़ दिया गया है,
तो इस ज्ञान को स्कूल में लेके जाओगे तो यूं तो नहीं छोड़ोगे, बच्चों को तो दोगे ही दोगे। अब जैसे ही तुम्हारे महाराणा प्रताप का टॉपिक आया, किताब को उल्टा रखा, क्यों? अंदर का इतिहासकार आपको आवाज दे रहा है कि ऐसे नहीं जाने देना इस मौके को, क्योंकि भारत में ज्ञान देने का मौका जब मिल जाए तो आदमी देता है। चूंकि तुम शिक्षक बनने के बाद में तो तुम्हारे पास संवैधानिक अधिकार है ज्ञान देने का, दोगे तुम, सीधी सी बात है। बच्चों को कल पढ़ाऊंगा महाराणा प्रताप, तो सुनो मैं बताता हूं हल्दी घाटी में क्या हुआ था। फिर जो तुम रंगारंग कहानी सुना रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो, अब बच्चों को तुम इतिहास पढ़ा रहे हो, तो हिंदी पढ़ाते समय इतिहास से जोड़ देना। अब आप में से फर्स्ट लेवल में चूंकि जब जाओगे तो कोई विषय तो है नहीं, तुम एज ए कंप्यूटर की तरह हो, तुम्हें कोई भी विषय पढ़ाना पड़ सकता है। बस ये कि इतना कर सकते हो कि आज नहीं आए तो कल रट के पढ़ा सकते हो। आज बच्चे एक आध को मुर्गा बना दो, हो अल्लाह करके क्लास में, आवाज कौन कर रहा, तू मुर्गा बन जा, बच्चे शांत है, दूसरे दिन पढ़ा देना, पर पढ़ाओगे। अब तुम एक पाठ पढ़ा रहे हो हिंदी में, जल है तो कल, जल है तो कल, या ऑक्सीजन पर पाठ पढ़ा रहे हो, ओजोन परत पर पाठ पढ़ा रहे हो, कोई ऐसा हिंदी में पाठ पढ़ा रहे हो, और चूंकि तुम्हारा 11th-12th का विषय रहा है विज्ञान, अब वहां पर तुम पढ़ाते पढ़ाते तुम लिख के ले जाओ, तुम्हारा वैज्ञानिक शांत तो नहीं बैठेगा, वो कहेगा भाई कब काम में लेगा, मैं अंदर बैठा हूं, आऊं क्या बाहर। तुरंत किताब को उल्टा रखा, सुनो मैं बताता हूं ऑक्सीजन कैसे बनती है, मैं बताता हूं ओजोन परत में छेद हो जाए तो क्या नुकसान होता है। अब ओजोन दिवस भी आ रहा, ओजोन में छेद भी आ रहा, पराबैंगनी किरणें आ रही है, सब कुछ बता रहे हो। अब तुम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो, अब विज्ञान पढ़ा रहे हो तुम, तो ये हिंदी के साथ विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही विषय के दो बिंदु आपस में जोड़ देना, दो भिन्न विषय को आपस में जोड़ देना, अपने आप में क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। समवाय दो प्रकार से होता है, एक होता है क्षैतिज समवाय, एक होता है लंबीय समवाय। क्षैतिज में हिंदी के साथ हिंदी पढ़ाया जाएगा, और लंबीय समवाय में एक विषय के साथ दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये समवाय की छोटी सी प्रणाली है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? एक विषय या प्रकरण के साथ दूसरा विषय या प्रकरण जोड़कर पढ़ाना, एक होता है क्षैतिज, एक होता है लंबीय। लंबीय दो भिन्न विषयों की बात करेंगे, ये एक ही विषय पर बात करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये होती सामान्य बात। इसके बाद में इसके चार आते हैं सिद्धांत। चार सिद्धांत में एक हर्बर्ट का सिद्धांत आएगा, हर्बर्ट ने सहसंबंध का सिद्धांत दिया था, आपको लिखा दूंगा सीधा। उसके बाद में आता जॉन डीवी, जॉन डीवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत चलता है। उसके बाद में आता आपके फ्रोबेल, फ्रोबेल ने जीवन केंद्रण का सिद्धांत दिया था। और फिर आते हैं आपके गांधी जी, और गांधी जी का समवाय का सिद्धांत कहलाता है, जिसको कहते हैं अपन बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। और वापस मैं ले जाता हूं, समवाय की पद्धति के अंदर समवाय सिद्धांत की अवधारणा वास्तव में गांधी जी की थी। ये विधि, ये पद्धति तो हर्बर्ट ने अलग दी थी, लेकिन गांधी जी ने स्वतंत्र लिखा था। पहले गांधी जी ने स्वतंत्र रूप से लिखा था अलग से। उन्होंने क्या कहा था? बालक को शिक्षा दो, लेकिन कैसी शिक्षा दो? रोजगार उन्मुखी शिक्षा देनी है। उन्होंने हालांकि हर्बर्ट के साथ नहीं जोड़ा था, ये और बता दूं मैं आपको जानकारी की, उन्होंने अलग ही दिया था, लेकिन बाद में इसको इसके साथ जोड़ा गया। क्योंकि रोजगार उन्मुखी शिक्षा का मतलब क्या हुआ? मैं किताब भी पढ़ा रहा हूं, साथ में रोजगार की शिक्षा दे रहा हूं, तो दो बातें चल रही है। तो ये चार सिद्धांत चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जीवन केंद्रण सिद्धांत फ्रोबेल का, वो बात 50 बार हम कर चुके हैं। जब भी पढ़ाओ बालक का जीवन साथ में जोड़ो, क्योंकि फ्रोबेल ये मानता है कि बालक जब विद्यालय में नया नया आता, अभी इसके बाद ही मैं विधि पढ़ा दूंगा आपको फ्रोबेल की, उसके बारे में बात कर लेंगे। फ्रोबेल कहता है कि बालक जब अपना घर का परिवेश छोड़ के आता है, तो बालक में कुछ किताबी ज्ञान का तो मुद्दा ही नहीं। फ्रोबेल ने साफ मना किया, बोला 1 साल तक बच्चे से किताब मंगानी नहीं है। तो बालक का नैतिक विकास होना चाहिए, क्योंकि बालक जो चीजें अपनी बचपन में जो सीखता है या उस अवस्था में सीखता है, वो बड़े होने के बाद नहीं सीखता, क्योंकि धीरे धीरे अपने अंदर आदतों का निर्माण होता है। आदतों का निर्माण मतलब चीजें स्थायी होती जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आप वहीं पर करें। सामंजस्यीकरण का सिद्धांत का मतलब है, जब भी पाठ पढ़ाओ
तब हमेशा व्याख्या जरूर दिया करें। ऐसे नहीं है कि तथ्य पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, उसको समझाया करें। और सहसंबंध का मतलब होता है किसी ना किसी अन्य बिंदु से जरूर जोड़ा करें, सीधा नहीं पढ़ाए। हर्बर्ट ने तो आवश्यक रूप से कहा था कि आप कक्षा में चाहो तो एक विषय पढ़ाते समय एक कोई भी बिंदु आप जोड़ सकते हो, बशर्ते शिक्षक अनुभवी होना चाहिए। देखो तुम नए नए जाओगे लग करके, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, आप 10 साल बाद भी मेरी बात को याद कर लेना। जब नए नए जाओगे तब केवल आप विषय ही पढ़ा पाओगे। दूसरी साल वापस देखना, तुम लोग उसी कॉपी को रख लेना, किसी बच्चे की कॉपी को, चाहे 5वीं क्लास में पढ़ाया आपने, दूसरी साल तुम 5वीं क्लास पढ़ाना, फिर उस कॉपी को और इस कॉपी को कंपेयर करना। तुम बेहतर नहीं, तुम बेहतरीन पढ़ाओगे, क्योंकि हर साल जब पढ़ाओगे तो तुम खुद सीखोगे। टीचर हर रोज सीखता है, चाहे तुम्हें यहां पढ़ाने आए, चाहे तुम स्कूल में पढ़ाने जाओ। सबसे बड़ा जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है वो यहां नहीं होता है, मैं मानता हूं सामने बैठने वाला होता है। बच्चे जितना सिखाते हैं उतना कोई नहीं सिखाता, क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूं तो भी क्यों, क्योंकि तुम्हें पढ़ाना इसलिए, तो मुझे सिखा कौन रहा है, मुझे बच्चे सिखा रहे हैं। तुम स्कूल में पढ़ के तैयार होके जाओ, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो बच्चे सिखा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 सिद्धांत की बातें, हेडिंग डालो समवाय विधि, कोष्टक में लिखो सहयोग विधि, प्रवर्तक लिखो हर्बर्ट। फिर लिखाता हूं इसको। हाँ, लिखो सहयोग विधि, प्रवर्तक हर्बर्ट। लिखिएगा, समवाय शब्द का अर्थ साथ साथ से है। समवाय शब्द का अर्थ साथ साथ से है। साथ साथ से है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, समवाय प्रणाली के अंतर्गत, समवाय प्रणाली के अंतर्गत किसी एक विषय या प्रकरण को पढ़ाते हुए, किसी एक विषय या प्रकरण को पढ़ाते हुए उसे किसी अन्य बिंदु से जोड़कर सिखाना किसी अन्य बिंदु से जोड़कर सिखाना समवाय कहलाता है। जैसे जैसे हिंदी गद्य का पाठ पढ़ाते हुए, हिंदी गद्य का पाठ पढ़ाते हुए व्याकरण की व्यावहारिक जानकारी दे देना। हिंदी गद्य का पाठ पढ़ाते हुए व्याकरण की व्यावहारिक जानकारी दे देना। व्यावहारिक जानकारी दे देना। या हिंदी में हिंदी में कोई प्रकरण पढ़ाते हुए, कोई
प्रकरण पढ़ाते हुए आवश्यकता के अनुरूप इतिहास, विज्ञान आदि विषय से जोड़ देना। इतिहास, विज्ञान आदि विषय से जोड़ देना। समवाय के अंतर्गत चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। नंबर 1 लिखे, हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। दूसरा लिखे, जॉन डीवी का हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। दूसरा लिखे, जॉन डीवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। जॉन डीवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। तीसरा लिखे, फ्रोबेल का जीवन केंद्रण का सिद्धांत। फ्रोबेल का जीवन केंद्रण का सिद्धांत। और चौथा लिखें, महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा या समवाय का सिद्धांत। आगे देखें अगली विधि। हाँ बालोद्यान विधि यानी किंडर गार्टन विधि है। अब कई के दिमाग में आ रहा कि गार्डन होना चाहिए था उद्यान, तो फिर कार्टन क्यों है? तो अपने ऐसे लॉजिक नहीं लगाना है। कारण की बात, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा में गार्टन ही कहा जाता है, हम गार्डन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको अपन केजी स्कूल कहते हैं। केजी समझते हो? कौन कौन केजी पढ़ा हुआ यहाँ? अच्छा, मतलब इतने नए बच्चे हैं। ये मतलब गुजरात भूकंप के आसपास या बाद की पैदाइश है सारी। बाकी केजी पहले तो होता ही नहीं था, अपने तो पहली, और कोई अगर बुढ़ापे में स्कूल गया तो सीधा तीसरी, फिर 5वीं, फिर 7वीं, ऐसे आया हुआ है। खैर कोई नहीं। अपने मारवाड़ में बड़ी अच्छी परंपरा है शादी और स्कूल की, आज भी चलती है। लड़की की शादी और बच्चे का स्कूल घर के छोटे बड़े होने पर डिपेंड करता है। घर में कोई बड़ा भाई स्कूल जा रहा है तो किसी को कभी भी चिपका सकते हैं,
उस बच्चे को पता ही नहीं उसकी शाम कौन सी आखिरी शाम है जो सुख की शाम होगी। और यही होता है लड़कियों के साथ, हालांकि गलत है, दोनों ही चीजें गलत हैं। अमूमन तौर पर मारवाड़ में जैसे कोई एक बहन 25 साल से ऊपर की है, उसकी शादी कर रहे जो बच्ची पीछे 17-18 साल के, उसको ससुराल भेज देते हैं। ये दो परंपराएं दोनों तरफ चलती हैं। खैर, अब अपने तो दोनों ही चीजें निकल चुकी है हाथ से। देखो इधर बालोद्यान विधि की बात करें, सबसे पहली बात सुनना आराम से। प्रवर्तक फ्रोबेल है, यहां से सवाल क्या क्या पूछे हैं, जैसे जैसे लिखूंगा तुम्हें पता है कि ये सवाल आए हुए हैं। प्रवर्तक बच्चों वाला सवाल है, पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है ये तो किसी से पूछ ले, इवन आपके घर वालों को ही पता होगा कि बालोद्यान विधि का प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल, क्योंकि रीट की तैयारी पिछले 1 दशक से चल रही है। मतलब एक वातावरण सा बना हुआ है। या तो कोरोना आया, कोरोना के बाद में रीट आया था, तो ये तो अपने घर वालों को पता है। किंडरगार्टन शब्द है, जर्मन भाषा का है। वैसे तुम्हारे शब्दावली कोर्स में नहीं है, पिछले साल ही हटा, पिछली भर्ती में हटा दी थी आपके तत्सम तद्भव विदेशी, सेकंड लेवल में रखी थी। बाकी पहले विदेशी आती थी, जिसके अंदर नाजी है, नाजीवाद है, ये सारे शब्द जर्मन भाषा में आते थे। उसके बाद में 2-3 कथन आपको याद है पहले ही, वैसे उनकी बात कर लेता हूं, लिखने तो पड़ेंगे, याद है तो भी। सबसे पहली बात, बालोद्यान का मालिक किसको कहा जाता है? शिक्षक को। बालकों का उपवन किसे कहा गया? किसको कहा गया? खेल विद्यालय को। विद्यालय और खेल विद्यालय में फर्क है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो उपवन का पौधा कौन है? बालक। तुम पौधे नहीं हो, ध्यान रखिएगा, वट वृक्ष हो तुम अब। हाँ, अब पौधे वौधे नहीं हो तुम। ऐसे शाम को जाके सोच में पड़ जाए मैं क्या हूं। हम उस पीपल के वृक्ष के समान हैं जिस पर अब सिर्फ भूत रहते हैं, गांव के बाहर जो है अपने, क्योंकि यह उदाहरणा भी अपने गांव में भूतों को लेकर के निश्चित नियम बनाए हुए। जैसे सिद्धांत कैसे आगमन निगमन में, वैसे भूत रात को आता है, क्योंकि दिन को तो सुबह से शाम उसके क्लास लगती रीट की, तो वो बैच में बैठता, कल्पतरू में बैठा रहता। सुबह लगती है उसकी कॉम्प्लेक्स में, फिर शाम को लगती है यहां पर। फिर रात को भूत आता ना धो के, सफेद कपड़े पहन के। ये किसने देखे पता नहीं, उसकी व्हाइट ड्रेस फिक्स है। और उसके बाद में भूत पीपल पे ही रहता है, पता नहीं बाकी जगह भूत नहीं आता। अपने डरा नहीं करे, वैसे तुम डरते ही नहीं हो, बेरोजगार के पास भूत कभी नहीं आएगा। और दूसरा, जो खाना लड़का खुद बनाता है, उसके पास अगर भूत आ भी जाए गलती से, तो 2-3 दिन बाद पूछ लेगा मालिक क्या विचार है, खाने वाने का है कि नहीं है। 3 दिन से तुम लोग मूंगफली खा रहे हो और पानी पी रहे हो, अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अपने पास ऐसे ही नहीं आएगा, भाग जाएगा, चिंता मत करो आप। और अगर आ जाए तो डरना नहीं है। तुरंत परात धुलवानी है जो पिछले 3 महीने से नहीं धोई है, सबसे पहला काम। उसको बोलना खाना तभी बनेगा। हाँ, आओ आगे बात करें। अब सुनो इसके बारे में। फ्रोबेल ने कहा कि बालक जब स्कूल आना शुरू करता है तो आप उसे क्या करें, प्रारंभिक 1 वर्ष बिना बैग के स्कूल बुलाएं। और बिना बैग के स्कूल बुला करके केवल और केवल किसके माध्यम से सिखाएं? खेल के माध्यम से सिखाएं। देखो आज के बच्चों की जिंदगी कितनी फ्लेक्सिबल है। अपने को मैं कह रहा हूं ना, ये वास्तविकता है, हमें पता ही नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को दादाजी ने शहीद कर दिया, यहां बिठाया, बोला चल आग घुमा के लाता हूं। फिर स्कूल में बिठाया 2-3 दिन, और आधे तो मारवाड़ी बच्चे तो खाने के चक्कर में बर्बाद हो गए थे। 15 अगस्त के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल गए, जिनकी जन्म तारीख 15 अगस्त या 1 अगस्त है, वो सब बच्चे झंडे के दिन स्कूल गए थे, लड्डू के चक्कर में वापस नहीं आए। वो ठग मोदक था। ठग मोदक कहते हैं एक ऐसा लड्डू जिसमें नशीली दवाई मिलाई होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमें पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अपने समय के गुरुजी भी बहुत खतरनाक होते। घरवाले जब पास में बैठते तब पूछते बेटा चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट 15 अगस्त के आसपास ही होती थी स्कूल, बाकी नहीं आती थी उसी समय। चॉकलेट कहाँ, वो 1 रुपए में 16 गोलियां आती थी, वो वाली। हाँ, तो और जैसे ही घरवाले बाहर जाते ही इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल दें,
खत्म। आज के बच्चों की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है उससे 1 साल पहले तो उसके घर में वातावरण बनाया जाता है, उसको बैग लाके देते हैं, जूते लाके देते हैं, बच्चा घर में प्रैक्टिस करता है, क्योंकि बच्चे को पता थोड़ी होता है कि बेटा बॉर्डर पर भेजा जाएगा, इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वो खुशी खुशी मैं स्कूल जा रहा हूं, कभी बड़ा बैग लेके कभी इधर जा रहा कभी उधर जा, उसको क्या लगता है कोई जिम में जाएंगे, मम्मी साथ चलेगी और जिम के वापस आ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी उनको वातावरण दिया जाता है। पहली बात तो अपने पास बैग ही नहीं हुआ करते थे, अपने पास में होती थी बाजरे वाली थैली, इधर जुलाई में स्कूल खुलती, इधर बुआई का टाइम होता, गंगोत्री 367 ये हाथ में डाले हुए पार्टी कॉर्नर से देखती थी चारों तरफ क्या चल रहा है, सीसीटीवी की तरह वो होता था। बस्ता कहां हुआ करता था, बस्ता जो वीआईपी बच्चे आते थे ना अच्छे घर से, पैसे वाले घर, उनके पास बैग होता था, बैग नहीं बस्ता हुआ करता था। वैसे बेसिकली बैग में इतना प्राउड फील नहीं करना, बैग है, बैग अंग्रेजी का है, बस्ता भी विदेशी है, बस्ता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, वो भी हल्का नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वो भी बैग वो होता था, ये बैग तो ये प्रचलन तो बहुत लेट आया था, ऐसे साइड में ऐसे लटका, अब तो फिर भी तुम लोगों ने थोड़ा इसको संभाल लिया है। ये जब नया नया आया तब फैशन था इसका बहुत गंदा, जोधपुर में जब आए देखा था, यूं लगता कभी कभी तो इसके बैग गिर जाएगा, ऐसे लटका के लंबा। फिर बैग के बाद में बच्चों ने पैंट गिरानी शुरू की, अब तो फिर भी संभाल लिए, ऐसे लगता पैंट खुलने ही वाली इसकी, वैसे फैशन में बांधता था। वो बैग होता था अपने वो बटन वाला, टिचुक टिचुक करवाता रहता था पूरे दिन ऐसे। उसके बाद में आता था मध्यम वर्गीय परिवार जिसके पास में वो थैली होती थी, कौन सी, चैन वाली, ऐसे कभी कभी मन करता था एक बार चू चा करवा दे अपने हाथ में तो बढ़िया हो जाए, अपने पास में वो थैली थी, गांठ दे के गोली कर सकते हो अपन, और उसको कई बच्चे हथियार बनाते ऐसे ऊपर से पकड़ के फिर ये सब मारने में। हाँ तो सुनो ध्यान से, अब सुनो खेल विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास में ना तो खिलौने थे, ना हम ऐसे फ्लेक्सिबल वातावरण में थे। लेकिन आज के बच्चों के पास इतने खिलौने हैं तो शायद यहां बैठे हुए तमाम बच्चों ने आजीवन नहीं खरीदे होंगे, उतने खिलौने एक बच्चे के पास में हैं। ये एक यथार्थ सत्य है अपने घर का, हर किसी के घर में सामान्य बात है। हमारे पास खिलौने को लेकर के एक दादाजी का जूता होता था जिसमें रेत भर के कभी डंपर बनाओ कभी कुछ बनाओ, और घर वाले कभी भी उसको जंतर बना लेते थे। हाँ तो अब बच्चा क्या करे, स्कूल जा रहा है, अब सुनो इतना अच्छा वातावरण है उसका, और वो स्कूल गया, बच्चा घर में कितना सुखी है, जब चाह तब सो लिया, जब चाह तब रो लिया। हमें तो घर वाले रोते हुए भी छोड़ के जाते थे, और उनके पास लॉजिक होता था, रोने दो कसरत होती है। इतने तरीके के बच्चों के पालने, अपने पालना कहां हुआ करता था, उसमें बांध के चुनरी के बीच में डाल के एक इधर से फेंक रहा एक इधर से फेंक रहा, वो चलता था। तो अब बच्चा जैसे ही स्कूल आता है तो उससे क्या होता है कि जैसे ही तुम पढ़ाना शुरू करोगे तो बच्चा सैद्धांतिक ज्ञान से पलायन करेगा। और फ्रोबेल कहता है कि तुम बच्चों को अगर खेल खेल के माध्यम से सिखाओगे तो जल्दी सीखेगा। क्यों? आप देखो घर पे जब बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उस बच्चे को शरीर के अंगों के नाम इंग्लिश में पता हो जाते हैं। अपने जैसे दादे यहाँ बैठे अभी भी पता नहीं इंग्लिश में कौन सा अंग क्या है, ठीक है, 2-4 हेयर वेयर, ये भी दुकानों पर लिखा हुआ हेयर सैलून, तब पता चला अच्छा ये है, ठीक है। आज बच्चे को पूछ लो, छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता उसको पूछ लो, गाल को क्या कहते हैं, होठ को क्या कहते हैं, नाक को क्या कहते हैं, बाल को क्या कहते हैं, कान को क्या कहते हैं, टांग को क्या कहते हैं, सब पता है। लेकिन वो बच्चा कितना जल्दी सीखता घर पे, लेकिन स्कूल जाते उसको नखरे सूझते हैं। तुम घर पे कभी भी पढ़ने का प्रयास करो, कुछ यहाँ पर जो बहनें बैठी उनके छोटे बच्चे वगैरह होंगे, बच्चा तुरंत ये पेन रूपी खंजर लेके बैठ जाएगा पास में, मैं भी पढ़ूंगा। और हमें भी पता बेटा जब तेरा टाइम आएगा ना तो न्याल नहीं करने वाला है। लेकिन जैसे स्कूल गया उसको पता है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है तो वो नहीं पढ़ता। इसलिए कहा खेल खेल में पढ़ाइएगा। और इनके सिद्धांत पे एक नियम चलता है, एक उदाहरण चलता है। इन्होंने कहा आप एक प्रयोग कर लो, एक हॉल को 2 भागों में बांट दो, एक कमरे को, उसमें एक बच्चा और एक शिक्षक, एक बच्चा और एक शिक्षक रखो। एक शिक्षक से तो कहो कि तुम बालक को सैद्धांतिक गिनती सिखाओ। कैसे? गिनती लिख दो, बोलो 1, बोलो 2, 3, 4। और एक शिक्षक को क्या करो, हाथ में 10 गेंद दे दो और उस बच्चे के साथ भेज दो, और अब उसको गिनती सिखानी है। अब गेंद के माध्यम से कैसे? बच्चे के सामने बॉल फेंको, 1 बॉल फेंक दी, 2 फेंक दी, 3, 4, 5, 6। बच्चा रुचि ज्यादा कौन सा लेगा, बॉल वाला या वो? जाहिर सी बात, उसको पता ही नहीं है मुझे पढ़ाया जा रहा है, उसको लग रहा है खेल रहा है।
लेकिन इसके दोष थे। दोष क्या थे? वो अनिवार्यता ही दोष थी। एक तो इस आदमी ने कहा कि एक खेल विद्यालय बनाने के लिए मुझे 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, क्योंकि खेल, इंडोर खेल को इन्होंने शामिल ही नहीं किया था। इन्होंने आउटडोर गेम्स पर भी अनिवार्यता पर बल दिया था। इन्होंने कहा अगर बच्चा एक बंद कमरे में खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास ही नहीं होगा। भाई बंद कमरे में पजल खेल लिया और कोई गेम खेल लिए, कैरम खेल लिया, कुछ भी खेल लिया, लेकिन उसका शारीरिक विकास ही नहीं होगा। और जब एक छोटे बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध कर दोगे तुम, तो बाद में तो संभावना ही नहीं कुछ भी। तो एक तो इन्होंने 12 एकड़ भूमि की अनिवार्यता दर्शाई, जो कि दोष था। क्यों था वो भी बताऊंगा। इसके बाद में इन्होंने कहा कि इस विधि को सफल बनाने के लिए मुझे बहुत महंगे खिलौने चाहिए। खिलौने 2 प्रकार के होते हैं, एक होता केवल खेलने के लिए, एक होता खेलने के साथ सिखाने के लिए, खेल में कुछ सिखाया जाए। तो उसके लिए के तो अत्याधुनिक खिलौनों की आवश्यकता होती है। अब ऐसे कहीं मिल जाएंगे आपको शहर के ठीक बाहर, जैसे शिकारगढ़ हो गया, जालामंड हो गया, उधर पाल रोड से उस तरफ हो गया, इधर मंडोर के पास में, वो कह देंगे हमारा खेल विद्यालय। खेल के लिए उसके पास में एक फिसल पट्टी है लोहे वाली है, और एक वो बड़ी वाली मछली है प्लास्टिक वाली, जो अपनी जगह पे ऐसे 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 हिलाते रहो, और उसके बाद में उसके पास कोई खिलौना नहीं है। या एक आध कोई ऐसे जो टेडी बियर वगैरह जो आता बड़ा सा, वो बच्चों के लिए है, उसके बाद में कोई नहीं। खेल विद्यालय बहुत कम है। अब 12 एकड़ भूमि लेगा, इतने महंगे खिलौने लाएगा, तो जाहिर सी बात है फीस फिर ढंग की लेगा। तो पहली बात तो शहरी इलाकों में खेल विद्यालय संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम अगर चाहो 12 एकड़ भूमि अगर जालोरी गेट में खोलना नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में सफल इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी फीस गांव में कोई नहीं देगा, वो भी बिना बैग के। पहली बात तो डोकरे मारेंगे स्कूल वालों को कि तुम बच्चों से बस्ता ही नहीं मंगवाते, क्या पढ़वाते, पूरे दिन हो हा करवाते रहते हो। नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गांव वालों को खेल समझ में नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उस परिवेश आए हैं, अपने को पता है कि इसको कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये इसके दोष है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी इस विधि में। इन्होंने कहा कि इस विधि की सफलता के लिए पुरुष की बजाय महिला शिक्षक हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जिस तरह एक महिला शिक्षक टैकल कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। कारण की बात, महिलाओं में धैर्यता होती है, धीरता होती है महिला में। महिला भावुक होती है और भाव जल्दी समझती है बच्चे के। पुरुष सेंसिटिव होता है, उसके अंदर सहन शक्ति ना के बराबर होती है, उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। जैसे मान लो एक बच्चा रोने लग जाए, आप अपने घर में बच्चा रोता है, 2 मिनट उसको पुरुष गोद में नहीं रख सकता है, चुप नहीं करा सकता उसको। तो माँ के पास कौन सा, या उसकी बुआ, उसकी मौसी, उसकी बहन के पास कौन सी पिन होती है जो डालते ही चुप हो जाता है। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं होती है जिससे बच्चे को चुप करा देती है। सहन शक्ति जो महिलाओं में होती है वो पुरुषों में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी ने अगर छोटी कक्षा में पढ़ाया क्या किसी ने कभी कि प्राथमिक लेवल पर लड़कों में से छोटे बच्चों को सर पढ़ाना आसान है कि बड़ों को? छोटों को। ये आपका उल्टा नियम है, बाकी बड़ों को पढ़ाना बहुत आसान है। तुम्हें क्या लगता है यार छोटे बच्चों को मैं पढ़ाऊं ऐसे शांत बैठेंगे? कुर्सियों के नीचे घुस जाएंगे आधे से ज्यादा तो, और बता रहा हूं। और बच्चा एक बार रोया, दूसरी बार रोया, उसको मम्मी के पास जाना, वो जाना है। महिला के बहाने बता सकती है। पुरुष एक बार कहेगा बेटा तेरी मम्मी आ रही, दूसरी बार कहेगा रुक जा आ रही, तीसरी बार में उसका मन करेगा कि इसको पकड़ के इतना जोर से फेंके कि सीधा मम्मी तक ही जाए, देन खत्म, इसकी रो रहा है 1 घंटे से, कोई मतलब ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? महिला कभी भी छोटे बच्चों को नहीं मारती है। उस यूपी की उस टीचर का वीडियो वायरल हुआ जो एक बच्चे के साथ कितना ऐसे प्यार से पेश आ रही थी। कभी देखा पुरुष शिक्षक का ऐसा वीडियो? पुरुषों का आ रहे हैं, कभी लातों से मार रहे हैं, कभी घूसों से मार रहे हैं, कभी डंडों से कुत्तों की तरह कूटा जा रहा है। कभी महिला शिक्षक पर केस हुआ क्या आज तक ऐसा कि एक महिला टीचर ने कभी बच्चे को मारा? मारती नहीं है। इसीलिए काव्य में कहा गया है कि महिलाओं के पास जो धैर्य है वो अगर पुरुष के पास आ जाता तो घर और दुनिया को वो स्वर्ग बना सकता है। और जो शक्ति, जो ताकत, जो सामर्थ्य पुरुष के अंदर है वो अगर महिलाओं में आ जाए तो 1 मिनट में नरक बना दे पूरी दुनिया को। ये यथार्थ बता रहा हूं, अन्य अर्थ नहीं लेना है। वो पुरुष को पूरे दिन पटक पटक के मारे। अब तो पता अगर लड़ाई होगी तो मामला बैठना नहीं है। वैसे भी तो वो क्या करती है, वाक युद्ध करती है। और स्त्रियां वाक युद्ध में वैसे भी किसी को, देवताओं को नहीं जीतने देती है। तो
ये काव्य की बात है, ऐसे मन पे लेके नहीं जाना, ध्यान रखिए, क्योंकि जाओगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, मत चला जाऊंगा, बात तुम्हारे साथ रहेगी। तो लिखो बालोद्यान विधि हेडिंग डाल के, किंडरगार्टन, केजी और फ्रोबेल तीनों कथन लिखो। अरे बात नहीं करे आपस में, और जो बिना भामाशाह कार्ड के बैठे हैं ना, वो तो बात कहिए ही मत करो। महिलाओं का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है क्या होती है महिला, लिखो। हाँ, अच्छा, सब भामाशाह कार्ड वाले हो? आधों का तो आधार कार्ड भी रद्द होने वाला है, लिखो तुम। हाँ, बालोद्यान विधि लिखे, प्रवर्तक फ्रोबेल। क्या सर वहां आए? लिखो तुम, है ना, बुढ़ापे में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। लिखो बालोद्यान विधि में लिखिएगा प्रवर्तक फ्रोबेल, कोष्टक बना के लिखे किंडरगार्टन, उसके बाद में लिखिएगा किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का है। किंडर गार्टन शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ बालकों के उपवन से है, जिसका अर्थ बालकों के उपवन से है। लाइन चेंज करके लिखे, एक खेल विद्यालय को बालकों का उपवन शिक्षक को बालोद्यान का माली, शिक्षक को बालोद्यान का माली तथा बालक को उस उपवन का पौधा कहा गया है, तथा बालक को उस उपवन का पौधा कहा गया है। लाइन चेंज करके लिखे, फ्रोबेल ने माना कि बालक को विद्यालय प्रारंभ के एक वर्ष में केवल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, केवल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। इससे बालक की विद्यालय में ठहराव क्षमता बढ़ती है, तथा वह पढ़ने में रुचि लेता है।
लाइन चेंज करके लिखे, इस विधि की सफलता हेतु, इस विधि की सफलता हेतु 12 एकड़ भूमि तथा 12 एकड़ भूमि तथा अत्याधुनिक खिलौनों की आवश्यकता होती है। कोष्टक बना के लिखे, यह इस विधि का दोष है। यह इस विधि का दोष है। उसके बाद में लाइन चेंज करके लिखिएगा, फ्रोबेल ने माना कि पुरुष की बजाय खेल विद्यालय में महिला शिक्षक ज्यादा सफल है क्योंकि महिलाओं में धीरता तथा भावात्मकता होती है। धीरता तथा भावात्मकता होती है जिससे वे छोटे बच्चों के साथ सामंजस्य बिठा सकती है। सामंजस्य बिठा सकती है। दोष एक ही है, लिखा दिया पहले ही, वहां पर खत्म है। हाँ भाई, आगमन विधि, जब विधियों की बात आती है तो जो एक नवोदय बालक होता है जिसका नया नया उदय हुआ है, उसके दिमाग में 100% 2-3 चीजें आती हैं। आगमन निगमन, एक जो कोर्स करके जस्ट अभी आया उसके दिमाग में ब्लूम, सूक्ष्म शिक्षण, ये चीजें जरूर आती हैं भाई। जैसे ही हिंदी व्याकरण की बात करें और संधि टॉपिक नहीं आता तो कुछ अधूरा सा लगता, संधि अपने को लगता संधि तो होता ही। उसी तरह विधियों में आगमन निगमन है, पहले सुनना अच्छे से लेकर के आगमन के सवाल संभावित क्या है। नंबर 1 सवाल जो आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है आगमन विधि के पदों का सही क्रम, ये सबसे ज्यादा आया हुआ है। दूसरा पूछा जा सकता है, जो मैंने दोनों बातें लिखी है, आगमन मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक, आपको पता है मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी बात, आगमन विधि किस शिक्षण के अंतर्गत आपको पढ़ाई जाती है, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं वास्तव में आगमन है क्या। और अंतिम सवाल
अगर एक अच्छे लेवल का प्रश्न बनाए तो बनना चाहिए इसकी कोई परिभाषा का, जो सीटेट में, सेकंड ग्रेड में, यहां तक रीट में भी आई हुई है। वो परिभाषाएं अगर पूछी जाए, एक दो परिभाषा चलती है बढ़िया सी इसकी, तो वो सवाल बन सकता है। देखो सख्ता की बात कर रहा हूं, अब वो कहां से सख्ता को यथार्थ में बदलेगा वो तो उसको खुद को ही अभी तक पता नहीं है, हमें तैयार होके जाना है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगमन निगमन के बारे में दो बातें आपके रटी हुई है, उदाहरण से, नियम से उदाहरण, इनके दो बीच के पद खा चुके हैं अपन। पहली बात तो दो पद तुम्हें याद करने हैं और वो याद है तुम्हें। आगमन विधि की अगर परिभाषा की बात करूं या इसकी सामान्य जानकारी की बात करूं, आगमन विधि किसी व्यक्तिक घटना विशेष पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उस घटना के कारण और परिणाम जानने पर बल दिया जाता है। सुनना बहुत आराम से, इस कथन को सीधा एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने यह कथन हूबहू ऐसा बोला है, तब आपको यह कथन बोझिल लगा है। जब भी व्याकरणिक भाषा आती है तब भार बढ़ता अपने ऊपर। किसी भी वैयक्तिक घटना, वैयक्तिक मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित घटना के कारण और परिणाम जानने की प्रक्रिया या प्रणाली जो होती है वो आगमन कहलाती है। यह कथन कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता हवा ही नहीं लगी कि आगमन इसमें कहां से आया है। अब समझाता हूं, बढ़िया से बात को सुनना। आपने अभी क्या बोला कि आगमन विधि में पहले क्या दिया जाता है, ये तो रटा हुआ है। ये तो अगर बुढ़ापे में भी पूछ लेंगे, जा रहे हो भगवान के घर, अंतिम यात्रा चल रही है, पीछे कोई आगमन का नाम लेगा तो भी उठ जाओगे, उसमें से कफन उतार के बोलोगे सुनो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ चलना है, मैं तो जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना पीछे। मतलब वो स्थिति है कि कभी जैसे हम सामान्य बोलते हैं कि आधी रात को पूछ लेना, पहले तुझे आधी रात को क्यों, कौन पूछेगा ये बताओ? आधी रात को सोएंगे कि तुझे पूछने आएंगे? और कहते आधी रात को तेरे काम आ जाऊंगा। अगर आधी रात वाला कोई काम पड़ गया तो तुम मरे ही नहीं आएगा, वो फिर काम नहीं होगा, वो कांड होगा और उसमें तो आना नहीं है वैसे भी। तो फालतू भरोसा नहीं करें, ऐसे ध्यान रखिएगा। जब भी यात्रा करें अपने जोखिम पे करें। हाँ सुनो आराम से, तसल्ली से। आपने कहा मित्रों, अरे बात नहीं, सुनो उदाहरण की बात। आपने कहा उदाहरण दिया, अब मैं देता हूं आपको एक छोटा सा उदाहरण। आपने ये लिखा, मैंने कहा विद्यालय जो शब्द है इसमें दीर्घ संधि है, ये आपके लिए घटना है। अब आप एक सवाल पूछोगे, मैं क्यों मानूं? चलो मैं मान लूं, तो मैं कैसे मानूं? ये दीर्घ संधि है। तो मैं क्यों मानूं और मैं कैसे मानूं, तो मैंने क्या कहा, किसी व्यक्तिक घटना के आप क्या जानोगे? कारण। मैं बार बार पुराने पेपरों का एविडेंस दे रहा हूं, तुम सीटेट के पेपर जरूर मिलाना। केवल हिंदी के लिए नहीं आएगा, हिंदी के 4 सवाल नहीं होंगे, आपके और विषय के भी विधियों के प्रश्न बनने हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अपने पास में तो घड़ा पता नहीं कितना मोटा है, बेरोजगारी के घड़े का कभी भरोसा ही नहीं कब भरेगा। तो अपने को संग्रह करके जाना है। तुम सीटेट के सवाल जरूर मिलाना, हो सकता है उसमें से सवाल नहीं आए, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि कोई पेपर सीधा का सीधा छपता है। 2017 के अंदर यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, हालांकि आप लोग उससे विज्ञता नहीं रखते और मैं भी नहीं रखता था, लेकिन उत्कर्ष जब यूपी के लिए ऑनलाइन गया, अब तो ऑफलाइन भी जाने वाला 13 नवंबर से प्रयागराज में, तो मैं यूपी में भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन। वहां पर 2019 का एक पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था। तब 2017-19 ऐसे पेपर मेरे को भेजे थे, बोला आप चेक करना इसमें से कौन कौन से आप सॉल्यूशन करवाओगे बच्चों का, क्योंकि अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, आपको पता भी होगा, एग्जाम रद्द हुआ था, पेपर आउट हुआ था, तब बुलडोजर चलाए थे, बुलडोजर बाबा तभी चला था, फिर वापस एग्जाम करवाया गया था। उस समय बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन ऐसे पेपर करवा रहे थे। 17 का पेपर हिंदी के अंदर सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो हूबहू छपी थी, एक भी सवाल नहीं बदला उसने। हालांकि ये दोष होता है, ऐसा नहीं होता है, ये एक अप्रमापीकृत परीक्षा होती है। प्रमापीकृत परीक्षा का मतलब होता है अपने मानदंडों पर, गोपनीयता पर हमेशा खरा उतरे। वो यूं का यूं छपा था, हालांकि ये तो दोष है,
ऐसा अपने राजस्थान में नहीं होगा। अपने वाले तो पहले वाले पेपर भूल जाते हैं, और दूसरी बात इसलिए नहीं लेते, उनको उत्तर याद नहीं है। उत्तर तो ये पेपर बनाने के बाद वो गलत बना देते हैं। तो कम से कम पहले की तो बनाओ, मारवाड़ी से बनवाओ पेपर, वो पेपर से पहले की दे देगा, पेपर तो बाद में आएगा, पहले की अपलोड करवा लो उससे। क्योंकि अपने वाले पहले पास में जवाब लिखते हैं, इसका सी, इसका डी, इसका ए, इसका बे। उसको पता कहीं भूल भाल गया तो वापस किताबें कौन खंगालेगा। तो सुनो, मैंने क्या बोला, किसी व्यक्तिगत घटना। अब देखो एक उदाहरण बताता हूं, सीटेट का सवाल आया हुआ है, उसमें नगर वगैरह कुछ अलग लिखा होता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप जोधपुर के शास्त्री नगर क्षेत्र में रहते हो, मान लो कुछ देर के लिए, आपके पड़ोस में किसी की हत्या हो जाती है, मतलब घटना हो गई। अब पुलिस को उस मौत की गुत्थी सुलझानी है। अब यहां पर कौन सी पद्धति चलेगी? तो अब बच्चे वहां पर खत्म है। ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसा तो इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, ये तो कभी लिखा ही नहीं, कोई मरेगा। अब सर कोई भोपा थोड़ी जो लिखा है वहां पर ऐसा उदाहरण आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उदाहरण सीधा आएगा। व्याकरण में भी गारंटी नहीं है, मैं तो कहता हूं व्याकरण में भी कहीं नहीं लिखा कि उदाहरण यहां लिखा दी वही छपेगा, कॉन्सेप्ट आता है। अब सुनना, वो घटना हुई, पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, उस घटना के कारण जानने की कोशिश करेगी, और कारण जब पता चल जाएगा तो वो किस पर पहुंचेंगे? बोले तो किस पर? ये आगमन है। अब सुनो, मैंने जैसे ही बोला कि इसके अंदर दीर्घ संधि है, तुमने सबसे पहले क्या जानने का प्रयास किया, और जैसे ही तुम्हें कारण पता चलेगा तो तुम भी किसकी तरफ चले जाओगे? मतलब आप कहोगे जो बात कही वो सही है, रिजल्ट तो बिल्कुल परफेक्ट निकला है। तो केवल एक पिपूड़ी मत बजाया करो कि उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम। अगर ऐसा कथन आ गया ढेर हो जाओगे वहां, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें सामान्य बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। और दूसरा क्या होता है, अपने को याद नहीं होता ना, अपना दिमाग बहुत गलत वे में चलता है। जब कोई चीज अपने को याद नहीं होती, अपन कहते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही नहीं है। क्यों? हमें याद नहीं हो रहे, तब आते ही नहीं है। और कई बार किस्मत इतने खराब होते हैं अपने, कुछ के तो होते खराब, अपने तो है ही नहीं। किसी के खराब वराब है तो सही, अपने तो खत्म है वो, तो इसके भरोसे तो रहना ही नहीं अपने। कई बार क्या होता है, जिस सवाल को तुम अवॉइड करके जाते हो वो का वो सीधा एग्जाम में कहता हेलो, वहां तो छोड़ के आए थे, अब करो बात यहां पर। अब अपने को लगता है यार ये सवाल उस समय मैंने पढ़ा तो था, पर अब देखा देखा सा लग रहा, पर उत्तर फिर मारवाड़ी आदमी का जमीर कहता है इसको छोड़ेंगे तो नहीं, गलत होगा तो होगा, पर करेंगे जरूर। इस समय ऐसी चीजें आती है, तब ध्यान रखिएगा। अब सुनो इसके 4 पद। मित्रों, सबसे पहले आप जब बच्चों को क्या दोगे, उदाहरण देते ही बच्चा क्या ज्ञात करना चाहेगा? इसका मतलब वो उस चीज का क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। निरीक्षण पद नहीं आता है, यह ध्यान रखिएगा। मैंने निरीक्षण लिखा है, निरीक्षण नहीं लिखा है। निरीक्षण किसको कहते हैं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमारे जितने भी टीम मेंबर्स घूम रहे हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये केवल देख रहे हैं, तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बैठे हो सही, बैठे हो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। तुम मुझसे सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, तुम मुझे देखते देखते अब दिमाग में क्या ख्याल है तुम्हारे, वो इनको कोई मतलब नहीं है। निरीक्षण उसको कहते हैं जहां निरीक्षण के साथ अवलोकन किया जाता है। एक टीचर जब आपको कहता था, परिवेक्षित अध्ययन में सिखाऊंगा आपको कल की क्लास में, कहता था ये 3.1 जो प्रतिशतता प्रश्नावली है, इसके 14 सवाल है, सभी के सभी मिला। अब मिला है क्या? अपने तो डाटा सारे एरर आ रहे हैं। अपन क्या करते हैं, ऐसे बैठ के ऐसे पेन हिलाते रहते हैं। कई बार होता है, जैसे अभी यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, कई छोटे जो हॉल होते हैं, जैसे अभी 2nd ग्रेड का एक बैच चल रहा है, उसमें मेथड्स ही चल रहे हैं। उसमें एक स्टूडेंट जो है उसके साहित्य छूटा हुआ, इसलिए वो वहाँ के बैठते हैं वहाँ पर। अब फिर उनको मैंने कहा तो वो फ्लेक्सिबल हुए। नए नए जाते हैं तब आदमी डरते हैं, मतलब नए आदमी से ऐसे थोड़ा संकोच होता है कि पता नहीं क्या होगा, फालतू का कुछ सुना देगा, इससे अच्छा अपने शांत बैठे रहें। 2-4 दिन बाद में बच्चे मेरे साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं आराम से। उनको मैंने देखा कॉपी बंद है और ऐसे झुके हैं आराम से पीछे, और ऐसे ऐसे हाथ हिला रही हुई हैं, केवल ये बताने के लिए कि मैं लिख रहा हूं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रहे हो? बोला सर मैं B3 बैच का था, आपसे पढ़ा हुआ हूँ, विद्या में लिखी हुई। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मैंने सोचा आप कुछ कह, अरे मैं क्यों कह दूंगा, नहीं लिखे हुए तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, भले नहीं लिखे हुए तो भी मत लिखो, आराम से बैठा करें। तो निरीक्षण का मतलब है मैं ये जांच करूं, गुरुजी अपने को चेक करते थे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो ध्यान रखिएगा।
और मित्रों, जैसे ही आपने निरीक्षण किया तो आपको लगा कि जो बात इस आदमी ने कही है वो सही है। इसका मतलब जब कोई बात अपने दिमाग में सेट बैठ जाती है कि नहीं, ये आज से मैं यही ध्यान रखूंगा और ऐसे ही करूंगा, इसका मतलब हुआ आपके दिमाग में क्या निर्मित हो गई? अवधारणा, जिसको हम क्या कहते हैं। और नियम अब ले जाके घर में तो रखोगे नहीं, उस नियम का जीवन में क्या करना चाहिए? आगे प्रयोग। ध्यान रखिएगा, 4 पद चलते हैं: उदाहरण, निरीक्षण, अवधारणा, नियम और प्रयोग। अब सुनना अगली बात। इसमें अध्यापक सक्रिय होता है कि छात्र सक्रिय होता? बताएं। अध्यापक। अच्छा, अध्यापक होता है। छात्र। अध्यापक केवल आग लगाने का काम करता, बाकी कुछ नहीं करता। वो उदाहरण देके कह देता, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता। केवल एक पद अध्यापक का है। इसका मतलब यहां पर बच्चों छात्र सक्रिय होता है। बोलो कौन होता है? छात्र सक्रिय होता है। और जहां छात्र सक्रिय होता है वहां बताने की आवश्यकता नहीं कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि। लेकिन सुनना आराम से, बहुत अच्छे से सुनना। क्या आपको कभी उदाहरण देकर के व्याकरण पढ़ाया गया है क्या? कोई भी क्लास में याद करो कि मुझे उस क्लास में एक टीचर ने एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने खोज की थी, उसके बाद मुझे व्याकरण सिखाया गया। फिर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? व्याकरण की श्रेष्ठ विधि कहते हैं। प्रयोग तो कहीं नहीं आती भाई। यहां पर भी आपको व्याकरण सिखाया गया, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं, फिर ये क्या है, ये श्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण एक ही है, यहां पर खोज कार्य जो होता है वो बालक स्वयं करता है। और याद रखना, जब कार्य हम खुद करते हैं तो उसका जो ज्ञान है, जो सीखा हुआ ज्ञान होता है, वो चिर स्थायी रहता है। अभी मैं आपको एक गाड़ी में बिठाता हूं जो आउट ऑफ जोधपुर के बच्चे, उदाहरण के लिए मैं बाइक के पीछे बिठा दूं किसी के, पूरा जोधपुर घुमा के लेके आ जाऊं, फिर कहता हूं ये रही बाइक, वापस घूम के आ जाऊं। वही बाइक यहां से उसको हाथ में दूं और उसको कहता हूं कि मंडोर उद्यान जाना है तेरे को, मुझे नहीं पता है, रास्ता पूछते हुए चले जाना। वो एक बार जाएगा तब समय तो लेगा पर चला जाएगा। दूसरी बार जब कहेंगे वो गोली की रफ्तार से चला जाएगा, क्योंकि कार्य, खोज कार्य किसने किया था? उसने खुद किया था। बाकी जोधपुर वाले को अभी दो कि चौराहे चौराहे पर पुलिस लगी है और पूरा जोधपुर पार करना, और पुलिस वाले दिखने नहीं चाहिए, हेलमेट तो पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। वो आदमी आपको सुरंग से ले जाएगा, पर ले जाएगा। क्योंकि हम इतने पैदल घूमे हुए इन गलियों में, गली वालों को ही पता नहीं ये गली कहां से कहां निकलती है, इतना इन बिना हेलमेट वाले बच्चों को पता होता है। तो ये ध्यान रखना है। हेडिंग डालो आगमन विधि और लिखना शुरू करो। लिखो आप केवल, हाँ, बैग बंद करके जो गोद में लेके बैठे हैं वो निकालो कॉपी को बाहर। हाँ, लिखिएगा आगमन विधि और लिखे, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, आगमन के अंतर्गत, आगमन के अंतर्गत किसी वैयक्तिक घटना, वैयक्तिक घटना, घटना के कारण या परिणाम जानने की, परिणाम जानने की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रक्रिया संपन्न होती है। लाइन चेंज करके लिखे, जॉयस के अनुसार, जॉयस के अनुसार एक बालक, एक बालक विशेष दृष्टांतों के माध्यम से, दृष्टांत उदाहरण को कहते हैं, एक बालक
विशेष दृष्टांतों के माध्यम से, विशेष दृष्टांतों के माध्यम से विधि पूर्वक सामान्य नियमों की प्राप्ति कर लेता है, विधि पूर्वक सामान्य नियमों की प्राप्ति कर लेता है। यही आगमन है, यही आगमन है। बाकी कल मिलेंगे वापस।